जय हिंद दोस्तों। हिंदी माध्यम यूपीएससी की एक यह और ख़राबी है कि वह टॉपर्स की कॉपी नहीं देखते, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से हमें कई चीज़ें पता चलती हैं। एक तो ये कि कैसा लिखना चाहिए, कैसे टॉपर्स लिखते हैं जो कि टॉपर बनते हैं। ठीक है, रवि कुमार सिहाग जी 18th रैंक प्राप्त किए थे लास्ट टाइम। लास्ट टाइम का मतलब जो इनका लास्ट अटेम्प्ट इन्होंने दिया, और लास्ट अटेम्प्ट का मतलब ये नहीं 6th अटेम्प्ट। लास्ट अटेम्प्ट का मतलब जिस अटेम्प्ट के बाद वह प्रॉपर आईएएस बन गए, वह उनका अटेम्प्ट था। और इससे पहले उन्होंने 3-4 अटेम्प्ट दिए थे। मेन बात क्या है, इनमें से मैं कुछ आपको फैक्ट बताऊंगा जो आपकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मजबूत स्तंभ के रूप में साबित होंगे। दूसरा, ये लोग जो लिख रहे हैं ना, यहाँ से आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे कैसे लिखा जाता है। ये पता हो, मुझे पता है कई लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं जो मेरे पास जुड़े हुए हैं। टेलीग्राम पे भी लोग पूछते रहते हैं, सर मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, लिखा कैसे जाए। तो देखो, मैं कॉपी ये लाया हूँ 2018 की इनकी। अब आप कहोगे 2018 की कॉपी क्यों लेकर आए, क्योंकि मैं 2018 से आपको 2022 तक की यात्रा इनकी कराऊंगा। फिर आप देखिए कि ये कैसे इवॉल्व हुए। बीच में कई ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो बिना समय गवाए चलते हैं रवि कुमार सिहाग जी की दृष्टि में इन्होंने दिया था। और आप भी चाहें तो कहीं भी मेंस लिखना आवश्यक है। कई लोग फ्री भी कराते हैं, ठीक है, कई संस्थान फ्री भी कराते हैं, चाहे दृष्टि हो, विजन हो, या आपके अनकेडमी हो, या आपके पीडब्ल्यू हो, मतलब जितने भी, मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन जहां से आपका मन हो अवश्य करिए। मेंस आंसर राइटिंग बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, आपको कैसे पढ़ना है। एक एक चीज पे फोकस रहिएगा। निसंकोच लोकतांत्रिक मूल्य किसी भी देश एवं समाज की प्रगति के बेहतर पैमाने होते हैं तथा भारतीय संविधान निर्माताओं ने बखूबी इस एक जीवन दर्शन के रूप में स्थापित किया। तथापि आज भी राजनीतिक दलों की आंतरिक संरचना में इसका घोर अभाव दिखता है। विवेचना कीजिए। तो पहले तो सबसे पहले आपको ये लास्ट में जो वर्ड लिखे होते हैं, विवेचना कीजिएगा मतलब डिस्कस, इन शब्दों पर अपनी कमांड स्थापित करनी है कि विवेचना कीजिए का मतलब क्या होता है, या अन्य शब्द जो आएंगे उनका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ बस डिस्कस करना है आपको क्या है। तो मैंने कुछ अंडरलाइन किए हैं, आपको भी ऐसे ही पढ़ते समय अंडरलाइन करना है क्वेश्चंस को कि क्या पूछा है। अब सबसे पहले आप देख रहे होंगे वर्ड है लोकतांत्रिक मूल्य। तो पहले सबसे क्या करेंगे, हम इसको बताएंगे। देखो इन्होंने कैसे दिए, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। अब इसको आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, लोकतंत्र कहलाता है। तो जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन लोकतंत्र कहलाता है। तो सबसे पहले तो इन्होंने ये बता दिया कि भैया लोकतंत्र होता क्या है। फिर लोकतांत्रिक मूल्यों से अभिप्राय शासन में भेदभाव रहित जनता की भागीदारी से है। तो लोकतांत्रिक मूल्य समझा दिए। भारतीय संविधान की बात की जाए तो समानता का अधिकार, कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, सार्वभौम मताधिकार के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास दिखता है। तो लोकतांत्रिक मूल्य समझा दिए इन्होंने अच्छे से। राजनीतिक लोकतंत्र हो, चाहे आर्थिक चाहे सामाजिक। इसके अलावा संविधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की व्यवस्था करता है। तो पहले पैराग्राफ में उन्होंने क्या बताया, लोकतंत्र मूल्य। अब आगे चलेंगे। भारतीय की संसदीय व्यवस्था में राजनीतिक दल लोकतंत्र के प्रतिमानों के रूप में मौजूद हैं, जो अपनी एक निश्चित विचारधारा से संविधान के मूल्यों की स्थापना करना चाहते हैं। परंतु यदि उनका आंतरिक मूल्यांकन करने पर हम पाते हैं कि स्थितियां इसके विपरीत हैं। सर्वप्रथम, सभी राजनीतिक दलों की संरचना में समाज के हर वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं है। मेन बात ये कह रहा है, जो हमारे पास दल हैं, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, आपका समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, ये जितने भी दल हैं, उन सब दलों के अंदर आप जानते हैं अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, आप जानते हैं कुछ परिवारवाद की समस्याओं से घिरी हुई हैं। तो ये प्रश्न में पूछा गया है कि जो लोग बाहर लोकतांत्रिक मूल्य स्थापित करना चाहते हैं भारत में, उनके पार्टी के अंदर ही लोकतंत्र नहीं है, पार्टी के अंदर ही चीज़ें सही नहीं हैं, तो वह बाहर कैसे ला सकते हैं। तो उन्होंने यही बताने की कोशिश की कि देखो कि उनके अंदर जो स्थितियां हैं वह विपरीत हैं, समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं है।
कई जगह आप देखो महिलाएं हैं ही नहीं, मतलब मेन बॉडी में, या अध्यक्ष बन ही नहीं रही महिलाएं, या परिवार के ही व्यक्ति, जैसे समाजवादी पार्टी आप देख लो कौन अध्यक्ष बना, कौन अध्यक्ष बना, या कांग्रेस अब जाकर उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को इसीलिए बनाया था क्योंकि इतने ज़्यादा दोष लग रहे थे कि भाई, आरोप लग रहे थे कि आप परिवारवाद परिवारवाद, समझ रहे हो आप। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी उस पर ही क्वेश्चन आए, राजनीतिक दल भी आपके सिलेबस में टॉपिक है, इसलिए मैं कहता हूँ सिलेबस अवश्य रटा होना चाहिए। कुछ दल जैसे शिवसेना, अकाली दल आदि तो सांप्रदायिकता के आधार पर घटित हुई हैं। तो आप जानते हैं शिवसेना को, अकाली दल को, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मूल्य पंथ निरपेक्षता के खिलाफ भी है। तो कुछ एग्जाम्पल देखो दे दिए उन्होंने कि ये पार्टियां ऐसी हैं जो सांप्रदायिकता के आधार पर गठित हुई हैं। फिर आता है लैंगिक आधार। लैंगिक आधार की बात की जाए तो भी वही स्थिति विद्यमान है। लगभग सभी राजनीतिक दलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व ना के बराबर है। जो मैंने बोला कि मतलब अब ममता बनर्जी जी की पार्टी, मायावती जी की पार्टी आप छोड़ दें तो अधिकतर पार्टियों में पुरुष ही अध्यक्ष है, ठीक है। जब तक सोनिया गांधी जी थी तब तक वहाँ एक महिला प्रतिनिधित्व कर रही थी, लेकिन अधिकतर जो है वहाँ महिलाएं नहीं है मेन सीट पर। 16वीं लोकसभा के चुनाव में केवल 62 सीटें महिलाओं को प्राप्त हुई। अब आपको इसके लिए फैक्ट पता होने चाहिए कि महिलाएं, क्योंकि आपका मेंस का सिलेबस है, करंट अफेयर्स में जो आता है वो आपको नोट डाउन करते रहना चाहिए। महिलाओं को प्राप्त हुई जो सामाजिक लोकतंत्र के सिद्धांतों से मेल नहीं रखता। अगला है जवाबदेहिता के स्तर पर देखें तो राजनीतिक दलों में पारदर्शिता का अभाव है। पारदर्शिता भी उन्होंने बता दी। चंदे का नियम आप जानते हैं, इस समय कितना ज़्यादा ये चंदे का नियम फेमस हुआ है कि किसको कितना मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है, ये सब। यह सूचना का अधिकार के अंतर्गत आना लगभग सभी राजनीतिक दलों ने अपने हाथ से इससे पीछे खींच लिया। मतलब जब भी ऐसी बातें आती हैं ना तो सभी राजनीतिक पार्टियां एक साथ हो जाती हैं कि नहीं नहीं ये सही नहीं है। अनेक राजनीतिक दलों में आपराधिक प्रवृत्ति के सदस्य विद्यमान है। अगर आप चाहें तो इसका डेटा आता है, आप इसको दे सकते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जो संसद में चुनकर आए हैं और वह आपराधिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा उनमें धाराएं लगी हुई हैं। इसके अलावा चुनाव के समय भी परिपक्वता एवं विचारधारा नहीं बल्कि मुद्दों का प्रयोग कर चुनाव प्रचार किया जाता है। इस प्रकार जिन लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने का स्वप्न संविधान निर्माताओं द्वारा देखा गया है वे राजनीतिक दलों की संरचना में काफी हद तक अनुपस्थित दिखाई देती है। अब ये जो कॉपी चेक हुई तो देखो क्या लिखा गया, पार्टियों में वंशवाद को बढ़ावा। अब वंशवाद को बढ़ावा जो है वह इन्होंने जिक्र नहीं किया, आपने देखा पूरा जिक्र नहीं किया। इससे उत्पन्न समस्याओं की भी चर्चा नहीं की। तो जब आप कहीं मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं तो आपको ये जो चीज़ें बताई जाती हैं ये आपकी आंसर राइटिंग को और परिपक्व करती हैं। अब आप जब इसके बाद ये मान लो आपका पहला टेस्ट था, आपने ऐसा लिखा, उन्होंने यहाँ पे चेक करके बता दिया कि भाई इसमें ऐसा लिखते तो और बेहतर होता, तो आप जब दूसरा लिखेंगे ना टेस्ट तो वहाँ कुछ सुधार करेंगे। और ऐसे ही जब 2 3 4 5 होते हुए आप 20 नंबर का टेस्ट लिख रहे होंगे तो आप बहुत ज़्यादा परिपक्व हो गए होंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको आंसर राइटिंग कहीं ना कहीं से अवश्य करनी चाहिए। ना मैं कराने वाला हूँ और ना मैं किसी संस्थान का नाम लेने वाला हूँ। मैं फिर कहता हूँ मैं यहाँ वही बताऊँगा जो सच है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि कोचिंग लूट रही है और मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कोचिंग करिए ही आप, लेकिन मेंस आंसर राइटिंग आवश्यक है। आप कहीं से करो और वहीं से करो जहाँ चेक हो ढंग से। अब वह ढूंढना आपका कर्तव्य है, ठीक है। और मैं आंसर राइटिंग आप अगर नहीं कर पा रहे तो खुद से करिए, लेकिन ये जो आंसर राइटिंग टॉपर्स की हैं वो मैं बता रहा हूँ, इससे भी आप सीख सकते हैं। जैसे अब आपने ये क्वेश्चन देखा, अब इसी क्वेश्चन को आप उठाइए और अपने शब्दों में लिखना शुरू कीजिए और फिर आकर ये वीडियो देखिए कि मैंने क्या इनकी बातें जो लिखी हैं और फिर मेरी जो बातें हैं वह सेम है। फिर आपको उसमें ये भी लिखना है कि इन्होंने परिवारवाद का जिक्र नहीं किया, वंशवाद का जिक्र नहीं किया, समस्याओं पर चर्चा नहीं की, आपको वह भी लिखना है। तो इन क्वेश्चंस को भी आप आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं और इसी पेज से
मिला भी सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये इनकी दूसरी कॉपी थी, 2018 की कॉपी थी, तो इन्होंने अभी बहुत ज़्यादा लिखा नहीं है। इसीलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि भाई स्टार्टिंग में कोई टॉपर नहीं होता है, जो लिखना शुरू करता है उसके में भी बहुत गलतियाँ होती हैं, फिर वह धीरे धीरे सही करता है। आप भी ऐसे ही लिखिए। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय के रूप में राजकोषीय संघवाद को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, फिर भी इसकी सिफारिशें बाध्यकारी प्रकृति की नहीं है। विवेचना कीजिए, फिर विवेचना कीजिए मतलब डिस्कस, इंग्लिश में वर्ड अवश्य देख लिया करिए। अब मैंने अंडरलाइन फिर कर लिया। तो पहले तो आप वित्त आयोग बताएंगे। जैसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करेगा, जो केंद्र और राज्यों के मध्य शुद्ध आगमों के वितरण के सिद्धांतों आदि का परामर्श देगा। इस प्रकार विभिन्न आयोगों की परामर्श का प्रयोग केंद्र द्वारा कर राजस्व के वितरण अनुदान आवंटन में किया जाता है। तो उन्होंने बता दिया कि वित्त आयोग क्या है, अनुच्छेद क्या है, गठन कैसे होता है, सब कुछ ठीक है। अब आया, इतनी प्रमुख भूमिका प्रदान किए जाने के बाद भी वित्त आयोग की बाध्यकारी प्रवृत्ति न बनाए जाने को कुछ आधारों पर समझा जा सकता है। अब इन्होंने कुछ आधार ऐसे दे दी। आप क्या करेंगे, इस प्रथम को यहाँ से शुरू करेंगे पॉइंटर में, प्रथम ये, द्वितीय ये, तृतीय ये, चतुर्थी ये, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे इन्होंने चेक किया तो क्या बताया, वित्त आयोग के अन्य कर्तव्यों का उल्लेख करें, और भी कर्तव्य आप बता सकते हैं। भारत ने आज़ादी के बाद सोवियत संघ की नियोजन अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिसमें पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश का विकास करना सुनिश्चित हुआ। इस नियोजन में गैर सांविधिक योजना आयोग का प्रमुख स्थान था। आप जानते हैं पहले योजना आयोग था जो अब नीति आयोग हो गया है। यदि वित्त आयोग की सलाह बाध्यकारी बना दी जाती तो इसमें व योजना आयोग में टकराव निश्चित था। मतलब इन्होंने बता दिया कि क्यों हमने उसको बाध्यकारी नहीं बनाया वित्त आयोग को। अब दूसरा इन्होंने क्या बताया, संविधान निर्माताओं ने संघीय संविधान का निर्माण किया है, जिसमें केंद्र को प्रमुख शक्तियां दी गई हैं। इतनी विविधताओं वाले देश में नवनिर्मित राष्ट्र के राज्यों को अधिक स्वायत्तता देना देश की विखंडनकारी ताकतों को बढ़ावा दे सकता था कि देश के भविष्य के प्रतिकूल होता। अतः वित्त आयोग की सिफारिशों को बाध्यकारी न बनाकर केंद्र के हाथ में अधिक वित्तीय स्रोत दिए गए। तो ये बता दिया कि दूसरा कि क्यों नहीं हमने बाध्यकारी बनाया। तीसरा देखो, यदि आज़ादी के समय की परिस्थितियों की बात की जाए तो देश में वित्तीय संसाधन पर्याप्त नहीं थे। आप भी जानते हैं वित्तीय संसाधन इतने नहीं थे, यहाँ थोड़े बहुत संसाधन ही मौजूद थे, उन्हें केंद्र ने ही रखकर विकास करना तय किया। यही भी एक कारण है कि वित्त आयोग की अनुशंसाएं बाध्यकारी न होकर केवल परामर्शकारी है। ठीक है, उपयुक्त बातों के अलावा यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि हालांकि वित्त आयोग की अनुशंसाएं परामर्शकारी हैं, परंतु केंद्र के समय समय पर इसकी अनुशंसाओं को स्वीकार किया है। चाहे 80वां संविधान संशोधन हो, करों के बंटवारे से संबंधित, 88वां संविधान संशोधन हो, सेवा कर से संबंधित इत्यादि कुछ महत्वपूर्ण सुधार हैं जो तो वित्त आयोग की अनुशंसाओं से किए गए। मतलब ये बता दिया मोटा मोटा कि बाध्यकारी चीजें नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं केंद्र उसको बाईपास कर दे। केंद्र उसकी बात पर विचार विमर्श करता है और जो अच्छी बातें होती हैं उसको लागू भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि अन्य कारणों की भी चर्चा करें, और भी कारण आप दे सकते हैं, क्योंकि कितने वर्ड्स में लिखना है आपको, 12.5 नंबर का है, 250 शब्दों में लिखना है। तो आप अन्य भी कारण लिख सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं ये शुरुआती कॉपी है उनकी। अभी हम शुरुआती कॉपी दिखा रहे हैं, इसके बाद हम उनकी वह कॉपी दिखाएंगे जो टॉपर बनने से पहले की थी। तो आप उसमें देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस होगा पहली कॉपी और लास्ट कॉपी में। सर पहली कॉपी क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को समझ में आया कि पहली कॉपी से ही लोग टॉपर नहीं बन जाते। 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या आप मानते हैं कि मूल कर्तव्य कानूनी बाध्यता न्यायिक प्रवर्तनीयता के अभाव में एक खोखला दस्तावेज बनकर रह गए हैं? वर्मा समिति जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में आई थी, वर्मा समिति की संस्तुतियों के आधार पर अपने मत की विवेचना की थी। अब उन्होंने आपको बांध दिया। अभी तक क्या कहते थे, विवेचना करो, आप फ्री थे। अब उन्होंने बांध दिया कि सिर्फ और सिर्फ वर्मा समिति की संस्तुतियों के आधार पर अपने मत की विवेचना करो।
अगर जिसको पता ही नहीं वर्मा समिति क्या थी तो उसके लिए ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर आपको पता भी है कि वर्मा समिति अच्छा उस समय थी और वर्मा समिति ने क्या संस्तुतियां दी थी, तब आप इसको कर सकते हैं। समझ गए आप? अब आप 2 ही क्वेश्चन में समझ गए होंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, मूल कर्तव्य बताना है। और जब आप कई क्वेश्चन कई वीडियो देख लेंगे तो आप सोचिए कितना स्ट्रांग हो जाएगा आपका मेंस पोर्शन। सबसे पहले मूल कर्तव्य। भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का कोई अध्ययन नहीं था। 1975 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के आधार पर इन्हें भारतीय संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया। इन्हें जोड़ने का प्रमुख उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों के साथ साथ राष्ट्र में उनके कर्तव्यों का याद दिलाना था। तो अब समझा दिया कि मूल कर्तव्य कब आए, क्या थे, क्या नहीं थे। कुछ आलोचकों के अनुसार, क्योंकि क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बार बार देखते रहिएगा, कानूनी बाध्यता एवं न्याय प्रवर्तनीयता के अभाव में खोखला दस्तावेज, मतलब कह दिया गया है कि कोई जब बाध्यकारी नहीं है, कोई प्रवर्तनीय नहीं है, तो कोई कर्तव्य क्यों मानेगा। और सही बात है, जो देखो वो कूड़ा इधर उधर डाल देता है, कोई इधर मतलब कुछ भी कर रहा है, क्योंकि उसके पास कर्तव्य हैं लेकिन कर्तव्य बाध्यकारी नहीं है, तो वह कुछ भी करता है। कुछ आलोचकों के अनुसार मूल कर्तव्यों को भी मूल अधिकारों की भांति कानूनी रूप से बाध्यकारी और न्यायिक प्रवर्तनीय बनाना चाहिए था। इनके बिना मूल कर्तव्य खोखले दस्तावेज। सरकारी निगाह से देखें तो ऐसा ठीक प्रतीत होता भी है, क्योंकि अनेक व्यक्ति बिना बाध्यता के इन्हें नहीं निभाते हैं। कोई निभाता नहीं, आप भी सोचो। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे राष्ट्र की सुरक्षा, जैसे राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, बड़ों का आदर, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो आप जानते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वालों को भी बुरा बुरा भला कहने लगते हैं, उन प्रश्न चिन्ह उठाने लगते हैं। ठीक है, तो आगे लिखते हैं, परंतु यदि गहराई से विचार करें तो भारतीय संविधान लोकतांत्रिक है, जिसमें व्यक्तियों को स्वतंत्रता समानता के अधिकार प्राप्त हैं और मूल कर्तव्यों को बाध्य घोषित किया जाता तो यह एक प्रकार से मूल अधिकारों का दमन होता, क्योंकि मूल कर्तव्यों की पालना एक व्यक्तिनिष्ठ अवधारणा है और इसका मापन करना किस व्यक्ति के कितना पालन किया भी असंभव है। ऐसा भी संभव था कि सरकार द्वारा मूल कर्तव्यों को हथियार बनाकर व्यक्ति के अधिकारों में कटौती कर राज्य में निरंकुशता को बढ़ावा दिया जाता। मेन बात पता क्या है, आपके पास, जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो हमेशा बताता रहता हूँ, आपके पास पक्ष में और विपक्ष में पॉइंट्स होने चाहिए। अब क्वेश्चन क्या पूछा है उसके हिसाब से आपको लिखना है। यहाँ क्वेश्चन था कि बाध्यकारी नहीं है, तो इन्होंने वो सारे पॉइंट गिना दिए कि बाध्यकारी क्यों नहीं रखना चाहिए। ऊपर आपने देखा वित्त आयोग परामर्शकारी है, बाध्यकारी नहीं है, वहाँ भी उन्होंने 3-4 फैक्ट देकर ये डिस्कस किया कि हाँ बाध्यकारी नहीं है तो क्यों नहीं है, और बाध्यकारी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी क्षमताएं खत्म हो गई हैं, उसका महत्व बना है, चाहे बाध्यकारी हो चाहे ना हो। ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से लिखना है जो प्रश्न में पूछा गया। 1998 में इसी विषय पर गठित समिति वर्मा समिति ने भी यही विचार प्रस्तुत किया कि मूल कर्तव्यों को बाध्य एवं न्यायिक प्रवर्तनीय बनाना मूल अधिकारों के साथ टकराव को जन्म दे सकता है। अब जब आप समिति या किसी बड़े व्यक्ति का नाम लिख देते हैं तो आप बात भी कह देते हैं और आपके विरोध में बहुत ज़्यादा कोई खड़ा भी नहीं होता। जैसे आपके तो महात्मा गांधी जी ने ऐसा कहा था, अब सामने वाला अगर कोई बोलेगा तो इसका मतलब वह महात्मा गांधी जी का विरोध कर रहा है। ठीक है, और आप अगर कहें कि मैंने ऐसा बोला तो वह विरोध कर सकता है कि तुम तो कल के लड़के हो। आप समझ रहे हो? हालांकि ऐसा यूपीएससी में कोई नहीं कहता, मैं जनरली बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए समिति या कोई इंडेक्स या कोई रिपोर्ट ये सब डाल देते हैं जिससे हमारा जो है ना वो बच जाए कि भाई देखो इन्होंने ऐसा कहा था, अब आप उनसे लड़ो जाके। समझ गए आप? इसके अलावा हमारी शासन व्यवस्था भी लोकतांत्रिक है, ना कि साम्यवादी, जहां राज्य के प्रति कर्तव्यों से अधिक व्यक्ति के अधिकारों की मान्यता मिलती है। तो देखो कहाँ कहाँ से फैक्ट लाकर इकट्ठा करे जा रहे हैं। इसके अलावा वर्मा समिति ने अनेक कानूनों का भी जिक्र किया जो कि नागरिकों को उनके कर्तव्य पालन हेतु बाध्य करते हैं, जैसे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, भारतीय ध्वज अधिनियम 1971, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, पुरातात्विक संरक्षण अधिनियम कि हमें अपने जो भी पुरातात्विक चीज़ें हैं, जो भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जो भी पुराने मोन्यूमेंट हैं, उनका संरक्षण करना चाहिए।
इस प्रकार संविधान के लोकतांत्रिक स्वरूप एवं मूल अधिकारों को देखते हुए मूल कर्तव्यों को बाध्यकारी बनाना उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसा करने से साम्यवादी देशों जैसे चीन की भांति व्यक्ति की स्वतंत्रता के सीमित होने का खतरा है। अब अगर ये पूछ दिया जाता कि इसे बाध्यकारी होना चाहिए, इसके फैक्ट दो, तो आप बाध्यकारी हो इसके लिए कई कारण गिना देते। तो आपको दोनों चीजें होनी चाहिए कि अगर ये पूछा गया तब भी मैं लिख सकता हूँ, ये पूछा गया तब भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा तथा राज्य विधानसभा चुनाव में भारतीय मतदाताओं का मतदान व्यवहार भिन्न भिन्न कारकों द्वारा संचालित होता है। दोनों जगह साथ साथ चुनाव होने की स्थिति में क्षेत्रीय मुद्दे पृष्ठभूमि में चले जाएंगे। समालोचनात्मक, यहाँ देखो क्रिटिकली एग्जामिन करना है, क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिसाइज भी कर देना है थोड़ा सा। जो एक साथ चुनाव होने की बात की जा रही है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो इन्होंने क्या लिखा, भारत में संघीय व्यवस्था विद्यमान है जिसमें केंद्र एवं राज्यों में अलग अलग सरकारों की व्यवस्था है। 1967 के बाद में केंद्र एवं राज्यों में चुनाव भी अलग अलग होने लगे। कुछ लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि 1967 से पहले चुनाव एक साथ होते थे। यदि भारतीय मतदाताओं के मतदान व्यवहार की बात की जाए तो प्रमुखतः धर्म, जाति, क्षेत्रीयता, भाषा इन संकीर्ण तत्वों से प्रभावित होता है। विकास एवं विचारधारा जैसे मुद्दे भी कुछ हद तक मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यानी विकास विचारधारा कम है, धर्म, जाति, क्षेत्रीयता, भाषा ज़्यादा है। आज भी इतना हम आगे निकल गए हैं तब भी आप जानते हैं आपके भी क्षेत्र में, हमारे भी क्षेत्र में जातीय और धर्म और क्षेत्र और भाषा, इसमें से देखें तो जो हमारे आसपास चुनाव होते हैं उसमें धर्म और जाति ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, बड़े लेवल पर देखें तो क्षेत्रीयता महत्वपूर्ण है। देखिए ना तमिलनाडु कि नहीं हम तमिल, मराठा, मराठी भाषा बोलो, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा लोकतांत्रिक देश में सही नहीं है। ठीक है, देश में लोकसभा चुनाव विस्तृत राष्ट्रीय स्तर पर होता है परंतु विधानसभा के चुनाव स्थानीय मुद्दों के आधार पर लड़े जाते हैं। अनेक बार ऐसा देखने को मिला है कि एक ही राज्य के लोगों ने केंद्र व राज्य में अलग अलग दलों को विजयी बनाया है, जैसा कि 1967 के चुनाव में हुआ। आज भी आप देखें कि कई जगह हरियाणा में आप देखें तो लोकसभा में भाजपा को बहुत कम सीटें मिली थी और विधानसभा में वहाँ उसकी सरकार बन गई। तो कई बार स्थानीय मुद्दे अलग होते हैं कि हमें दिल्ली में कोई और सरकार चाहिए और हमें उत्तर प्रदेश में कोई और सरकार चाहिए, या दिल्ली में कोई और सरकार चाहिए, तमिलनाडु में कोई और सरकार चाहिए। तो ये दोनों अंतर होते हैं। तो लोकसभा में आदमी किसी और पार्टी को वोट देता है और विधानसभा में किसी और पार्टी को वोट दे सकता है। विभिन्न क्षेत्रीय दलों का उद्भव इसी प्रवृत्ति के कारण हुआ, इसीलिए क्षेत्रीय दल आए भी, क्षेत्रीय दल अपने क्षेत्र की समस्याओं को आगे रखते हैं। अब यहाँ देखो, एक साथ चुनाव कराने के सकारात्मक नकारात्मक प्रभावों की ओर से स्पष्ट चर्चा है। तो क्योंकि क्रिटिकली एग्जामिन करना था तो दोनों हमें लिखने हैं, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। यदि एक देश एक चुनाव की बात की जाए तो अनेक परीक्षणों द्वारा यह साबित हुआ है कि एक साथ चुनाव करने से एक दल को अधिक फायदा मिलता है। आप भी जानते हैं जिस और हवा चलेगी फिर सभी जगह उसी की सरकार आ जाएगी, जो कि दिक्कत करता है। स्थानीय मुद्दे अधर में चले जाएंगे क्योंकि फिर वो नेशनल मुद्दा आ जाएगा कि वही एक, आप जानते हैं, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसा इसलिए है कि मतदाता भी द्वंद्व की स्थिति में रहेगा। सामान्यतः ऐसा होता है कि केंद्रीय दल को अधिक लाभ मिलता है, जैसा कि 16वीं लोकसभा चुनाव के दौरान भी कुछ कुछ देखने को मिला। इन्होंने हाल फिलहाल का भी एक जिक्र कर दिया क्योंकि केंद्र में भी भाजपा सरकार आ गई और कई स्टेट में भी भाजपा सरकार आ गई, तो इन्होंने वही बता दिया कि देखो ऐसा इस समय भी हो रहा है। इसके अलावा 1967 तक केंद्र राज्य दोनों में कांग्रेस का ही शासन हुआ करता था। उस समय कांग्रेस ही मेन पार्टी थी। तो वहाँ इस प्रकार यह कहा जा सकता है एक साथ चुनाव कराने से संघीय ढांचा प्रभावित हो सकता है क्योंकि केंद्र में जीतने वाले दल राज्य में भी जीतने के प्रबल संभावना रहती है। हालांकि यह निर्प्रवाद नहीं है, मतलब अपवाद भी है कई जगह, लेकिन संभावना तो है ही कि एक ही पार्टी का लोकसभा और विधानसभाओं में शासन होगा, और जब विधानसभाओं में शासन होगा तो उसकी पॉसिबिलिटी ये है कि राज्यसभा में भी उसी दल का बहुमत होगा। और जब लोकसभा, राज्यसभा, सभी विधानसभाओं में, अधिकतर विधानसभाओं में शासन होगा तो कोई भी अधिनियम पारित करना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा और फिर इसके लिए तानाशाही भी आ सकती है, और अगर कोई ढंग का व्यक्ति है तो अच्छी भी चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ें पॉसिबिलिटी हैं, आप दोनों चीज़ें लिख दो
और अपने आप को किनारे कर लो। एक तरफ आपको झुकाव नहीं रखना है। तभी मैं बार बार कहता हूँ, आप किसी भी पार्टी से हो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएं, किसी भी धर्म जाति से हो, अगर यूपीएससी में आना है तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में भारतीय न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त विसंगतियों की विवेचना करें, इसके निवारण हेतु मौलिक उपाय सुझाएं। आप इतनी देर में परेशान हो गए ना। आप जानते हैं 20 क्वेश्चन आते हैं एक पेपर में, और एक दिन में 2 पेपर होते हैं, यानी 40 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो पेशेंस भी अपना मजबूत रखिए, धैर्य भी अपनाइए। यूपीएससी केवल पढ़ाई नहीं है, यूपीएससी किताबें रटना नहीं है, यूपीएससी बहुत कुछ है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, पहली बात तो वही न्यायिक व्यवस्था में बतानी है। अनेक अवसरों पर न्यायिक पालिका ने संविधान के मूल ढांचे, मूल अधिकारों की रक्षा में अपनी शक्तियों का परिचय देते हुए निष्पक्षता, ईमानदारी, कार्यकुशलता का परिचय दिया है। अभी भी अनेक विसंगतियां जो न्यायिक व्यवस्था में विद्यमान है वह बतानी है। तो क्वेश्चन क्या है, इसको समझना बहुत आवश्यक है, उसी पे क्वेश्चन लिखना। तो भारतीय न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त विसंगतियों की विवेचना कीजिए। तो अभी भी विसंगतियां हैं, क्या क्या विसंगतियां हैं ये हमें बतानी है। तो आपके जवान पे आ रही होगी कि देखो ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या, बस उसी को लिख देना है। इसके निवारण और मौलिक उपाय समझाने हैं। तो पहली तो समस्या यही कि पारदर्शिता नहीं है। क्यों? क्योंकि वही अपने में से कुछ लोगों को चुनकर भेज देते हैं। तो सर्वप्रथम न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु पारदर्शी प्रक्रिया का न होना, क्योंकि कॉलेजियम प्रणाली के तहत सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वप्रथम न्यायपालिका द्वारा होती है, जो कि अपारदर्शी व्यवस्था है। तो अपने लोगों में से ही अपने लोगों को चुनकर बना लेते हैं। कई बार न्यायाधीशों द्वारा अपने परिचितों की नियुक्ति कर दी जाती है, जिसे अंकल जज की संकल्पना कहा जाता है। अब देखो, कई बार न्यायाधीशों द्वारा, अब ये आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कई बार यह सुनने में आता है, अखबारों में रहता है कि परिचितों की नियुक्ति कर देते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। दूसरी ओर न्यायपालिका द्वारा न्यायिक अतिसक्रियता दिखाते हुए कार्यपालिका, विधायिका शक्तियों में हस्तक्षेप करना शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत के विपरीत है। ये करंट अफेयर्स में भी है, क्योंकि आप जानते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जज ने सर्वोच्च महामहिम राष्ट्रपति जी से कहा था कि आप ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो उपराष्ट्रपति जी जो उस समय जगदीप धनखड़ जी थे, तो उन्होंने ये कहा था कि न्यायपालिका को अपनी लाइन ध्यान रखनी चाहिए कि आप कहीं अतिसक्रियता तो नहीं दिखा रहे, आप कार्यपालिका के क्षेत्रों में हस्तक्षेप तो नहीं कर रहे। और ये चर्चा में है तो क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक है, तो कई बार ऐसा लगता है कि न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करती हुई नजर आती है, ऐसा कई लोगों का मानना है, न्यूज़पेपर में भी रहता है। दूसरा, इसके अलावा न्याय कार्य में देरी, आप जानते हैं कितने पेंडिंग है। कई लोग 20 साल तक जेल में रहते हैं, फिर पता चलता है कि उन्होंने वह काम किया ही नहीं था, फिर उन्हें रिहा किया जाता है। न्यायिक सुधारों को लागू ना होना, न्यायपालिका का सूचना के अधिकार अधिनियम से स्वयं को अलग करना। मतलब आरटीआई अधिकतर जगह लागू है। प्रधानमंत्री जी की संपत्ति क्या थी, क्या है, क्या नहीं है, सब कुछ पूछ सकते हो आप, लेकिन न्यायपालिका के बारे में न्यायपालिका कहती है कि नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका अपने आप को अलग करती है। हाल फिलहाल में एक केस था, जो जज का वो केस आप जानते होंगे करंट अफेयर्स में रहा, तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चंस फिर से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, न्यायाधीशों की कम संख्या, ऐसे ही विसंगत पूर्ण तत्व विद्यमान हैं। यदि इनके निवारण की बात की जाए तो आपसे पूछा गया निवारण भी बताओ। न्यायपालिका को भी जवाबदेहिता दिखानी चाहिए और अपने आप आगे आकर जवाबदेही बनना चाहिए। जैसा कि जज जो पकड़े गए थे, जो उड़ा था कि उनके यहाँ रुपए जले निकले हैं, जो भी था करंट अफेयर्स में कुछ लोग कहते थे, तो जगदीप धनखड़ जी ने भी उस पर बात की थी। तो ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट को तुरंत आगे आकर खुद इसकी जवाबदेही देनी चाहिए कि देखो ऐसा हुआ वैसा हुआ, इससे आपके ऊपर लोगों का विश्वास बना रहे। उसे अपने न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया का पारदर्शी बनाना चाहिए। हालांकि तृतीय न्यायाधीश मामले में न्यायपालिका ने राष्ट्रपति की शक्तियों को कम कर दिया, और इसके अलावा और भी हैं जो आप पॉइंट में लिख सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल सुनिश्चित करना, राष्ट्रीय न्यायिक सेवा का गठन करना, विवादों के निपटान की सुनिश्चित समय सीमा, अदालतों का डिजिटलीकरण, सूचना के अधिकार का अधिनियम में लाना। इस प्रकार उपयुक्त उपायों से न्यायपालिका में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं और न्यायपालिका को जवाबदेही, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के आधार पर न्यायिक संयम को परिचय देते हुए
त्वरित निपटान है संरचना में सुधार करना चाहिए। तो अब आपने ये सब बता दिया और ये सब करंट अफेयर्स में रहता है, कभी भी क्वेश्चन इन पे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब देखो इनका ये दूसरा पेपर था, तो इनको कितने नंबर मिले थे? 250 में नंबर मिले थे 36.5 नंबर। अब आप सोचो, तो यहाँ से इन्होंने शुरुआत की थी और टॉपर बने थे, लास्ट में 18th रैंक लाए थे। तो कहाँ से इन्होंने शुरुआत की रवि सिहाग जी ने, वो और 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा फिर आप देखेंगे नहीं, इससे बढ़िया वो नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। तो अब सोचो इन्होंने कहाँ से शुरुआत की थी। मैं इसीलिए पहली ये लाया हूँ इनकी कॉपी, दूसरी कॉपी है शायद, कि आपको ये समझ में आए कि कोई भी शुरू से टॉपर नहीं होता है। किसी के शुरू में 250 में 120 नंबर नहीं आते हैं। वह शुरुआत, कुछ लोग तो इससे भी नीचे से शुरुआत करते हैं 20-25 नंबर से, फिर 30 आएंगे, सुधरते सुधरते 40, 60, 80 और फिर किसी एक दिन ऐसा होगा कि 120, 122 नंबर भी आएंगे। तो आप भी शुरू कीजिए, कुछ भी लिखिए, लिखना शुरू कीजिए। अगर आप कहेंगे टेलीग्राम में तो क्वेश्चन देना शुरू कर दूंगा, लेकिन आप लिखिए। अगर नहीं लिखेंगे तो आप नहीं बन पाएंगे यूपीएससी में टॉपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफेस्ट चीज़ें हैं। आपको शुरू करना चाहिए, शुरू ज़रूर करें। तो कैसा लगा वीडियो? ऐसी वीडियो आती रहनी चाहिए या नहीं, आपका कमेंट बताएगा। तब तक के लिए काम करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, देश को आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।